इस कहानी की शुरुआत में हम लेरिसा नाम की लड़की को देखते हैं और उसके बॉयफ्रेंड व्लादिमीर को देखते हैं। लेरिसा मॉस्को में पढ़ के आई है और वो आज काफी दिन बाद अपने बॉयफ्रेंड से मिली है। लेकिन सबसे दुखी की बात तो ये होती है, लेरिसा जिस यूनिवर्सिटी में गई थी वहाँ से वो पास नहीं हो सकी, इसीलिए वो अपने घर नहीं जाना चाहती क्योंकि उसके घर वाले उसे डांट सकते हैं। वो व्लादिमीर के साथ एक छत पे आ जाती है जहाँ पे वो अक्सर उसके साथ में आया करती थी। वो कहती है कि मैं सिगरेट पीना चाहती हूँ। व्लादिमीर सिगरेट लाने के लिए चला जाता है और वो छत पे खड़ी होकर खुद की जान देने वाली थी, लेकिन तभी व्लादिमीर आ जाता है और उसे रोकता है और कहता है कि ये सब मत करो। अगर तुम अपनी जिंदगी में पास नहीं हुई तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास में और भी मौके आ जाएंगे। और व्लादिमीर किसी तरह करके लेरिसा को समझा देता है और उसे उसके घर पे छोड़ देता है। यहाँ पे लेरिसा की फैमिली है वो बहुत ज्यादा खुश होती है कि फाइनली उनकी बेटी मॉस्को से वापस आ चुकी है। लेरिसा यहाँ पे अपनी मॉम को बता देती है कि मैं फेल हो चुकी हूँ, तो उसकी मॉम कहती है कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिंदगी में फेल पास तो होते रहते हैं, बस तुमने कोशिश की थी ये बहुत बड़ी बात है। वो ये भी बता देती है कि मैं व्लादिमीर से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। तो उसकी मॉम इसके लिए भी लेरिसा को कुछ भी नहीं बोलती। व्लादिमीर भी अपनी फैमिली को सब बता देता है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे उससे प्यार है। उसकी मॉम इस चीज के लिए एग्री नहीं करती। वो कहती थी जो लड़की हम पसंद करेंगे तुम्हें उसके साथ में शादी करनी है। लेकिन व्लादिमीर कहाँ मानने वाला है और वो लेरिसा को शादी के लिए प्रपोज कर लेता है। लेरिसा उसके शादी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। ये दोनों शादी कर लेते हैं और एक नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं और ये दोनों खुशहाली से रहने लग जाते हैं। लेरिसा की फैमिली भी इसी घर में आ जाती है जो इन दोनों से मिलती है। लेरिसा की फैमिली बहुत खुश है क्योंकि व्लादिमीर सच में अच्छा लड़का है, लेकिन व्लादिमीर की फैमिली इस चीज से खुश नहीं थी। पूरी इस तरह से इन दोनों की जिंदगी चलती जाती है। व्लादिमीर हनीमून मनाने के लिए उसे एक जगह ले जाने वाला था। सीधे ये दोनों एयरपोर्ट पे आते हैं। यहाँ पे लेरिसा जब सिगरेट पी रही थी तब उसके पास में एक पायलट आ जाता है। वो पायलट ये बोलने लग जाता है कि मैं तुम्हें मॉस्को में छोड़ सकता हूँ और तुम मेरे साथ कॉकपिट में बैठ सकती हो और तुम चाहो तो मेरी गर्लफ्रेंड भी बन सकती हो। लेकिन लेरिसा साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मेरी शादी हो चुकी है और वो अपने हस्बैंड की तरफ इशारा भी करती है, इसीलिए ये पायलट यहाँ से चला जाता है। दरअसल इनकी फ्लाइट आज डिले हो चुकी है और इनकी फ्लाइट काफी देर बाद आती है, इसीलिए सभी लोग फ्लाइट में चढ़ जाते हैं। पर ये दोनों रूसिया के एक दूसरे शहर में जा रहे हैं जो भी चाइना बॉर्डर की बिल्कुल पास में है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। सभी लोगों ने अपनी सीट बेल्ट लगाई हुई थी, लेकिन जो लेरिसा है उसने अपनी सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई। वो बस यहाँ पे व्लादिमीर का हाथ थाम लेती है। लेकिन तभी इनके प्लेन के ऊपर से एक फाइटर जेट निकल जाता है जो इस प्लेन से भी टकरा जाता है। उस वजह से ये प्लेन बीच से टूट जाता है। बहुत सारे पैसेंजर हवा में बह जाए भी हादसे का शिकार हो गए। पति घबरा गया और उसने अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि औरत ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी वह हवा के दबाव में उड़ गई। उसके पास संभलने का वक्त नहीं था और वह तेजी से पीछे की तरफ खींच गई। लेकिन तभी प्लेन के दूसरे हिस्से में तेज विस्फोट हुआ और प्लेन का पिछला हिस्सा बिखरने लगा। औरत बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई, लेकिन उसके शरीर पर काबू नहीं था। बावजूद इसके उसने पूरी ताकत से अपने पति के पास पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वह फिर से खतरे में पड़ गई। लेकिन हवा का दबाव इतना तेज था कि दोनों केवल कुछ सेकंड तक ही एक दूसरे को पकड़ पाए और फिर से अलग हो गए। एक पल में प्लेन का बाकी हिस्सा भी बिखर गया और दोनों को पूरी तरह अलग कर दिया गया। औरत ने अपनी आंखों के सामने अपने पति को गायब होते देखा, लेकिन उसे दुखी होने का भी मौका नहीं मिला क्योंकि प्लेन तेजी से नीचे गिर रहा था और हवा का दबाव उसके शरीर को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। स्थिति बेहद खतरनाक हो चुकी थी और हालांकि प्लेन अभी भी तेजी से गिर रहा था और मौत का खतरा बढ़ता जा रहा था। जमीन नजदीक आती जा रही थी और औरत के पास अब कोई रास्ता नहीं था। कुछ देर बाद जब वह बेहोशी से जागी तो उसे हाल ही में हुए हादसे की सारी बातें याद आ गईं। टूटे हुए प्लेन के मलबे को देखते हुए औरत ने खुद को संभाला। जैसे ही वह उठने की कोशिश कर रही थी उसे अपने पैरों में तेज दर्द महसूस हुआ। जब उसने नीचे देखा तो पाया कि उसके पैर में लोहे की रॉड धंसी हुई थी। बाद में हम केनियास नाम के एक ऑफिसर को देखते हैं। उसके पास में बड़े अधिकारी का कॉल आता है और वो ये बताने लग जाता है कि एक हमारा फाइटर प्लेन किसी पैसेंजर प्लेन के साथ में टकरा गया है, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तुम मिलिट्री एयरबेस पे जाओ और इस मामले को इस तरह से दिखा देना कि ये कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट था। वो किसी भी एक मुजरिम को भी पकड़ लेना। इसीलिए केनियाज नाम का ये आदमी यहाँ से उस मिलिट्री एयरबेस पे चला जाता है और इस पूरे मामले की कमान को अपने हाथ में ले लेता है। पर केनियाज यहाँ पे आते ही काम करना शुरू कर देता है। उसे पता है कि अगर ये मामला पब्लिक में चला गया तो पब्लिक उन्हें जीने नहीं देगी। इसीलिए पैसेंजर प्लेन के अंदर जितने भी लोग थे उनके घर वो टेलीग्राम भेजने का काम करता है, जिसमें उसने ये लिखा है कि आपके फैमिली मेंबर का एक कार एक्सीडेंट हुआ है। और केनियाज नाम का ये आदमी ये भी बोल देता है कि जो प्लेन का मलबा बिखरा पड़ा है उसके पास में सिविलियन ना जा पाए, क्योंकि हमें किसी भी तरह करके इस मुद्दे को यहीं पे दबाना होगा। अब जो केनियाज नाम का आदमी है वो भी हेलीकॉप्टर को लेकर जंगलों में निकल पड़ता है
वो यहाँ पे पायलट को ये बोलता है कि तुम्हें किसी भी जगह पे लैंड नहीं करना, बल्कि तुम्हें जहाँ पे जहाज का कचरा मालूम पड़े या मलबा मालूम पड़े बस तुम्हें मैप पे निशान लगा देना है। तो पायलट इस चीज का हमें जवाब देता है। हम लेरिसा को देखते हैं जो जहाज के एक मलबे में पड़ी हुई है। वो किसी तरह हेलीकॉप्टर का शोर सुन के उठ जाती है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। वो एक खुली जगह पे आके वो एक कपड़े के द्वारा इशारा करने की कोशिश करती है। हालांकि पायलट तो इस चीज को देख लेता है। वो बोलने लग जाता है कि यहाँ पे एक लड़की जिंदा है, लेकिन केनियाज बोलने लग जाता है कि हमें वो लड़की नहीं चाहिए, क्या पता वो लोकल हो, हम हेलीकॉप्टर को नीचे नहीं उतार सकते, बस हमें जहाज के मलबे को देखना है। तो पायलट यहाँ पे केनियाज का कहना मान लेता है और वो हेलीकॉप्टर को नीचे लैंड नहीं करता। अब लेरिसा की भी उम्मीद टूट जाती है कि उस हेलीकॉप्टर वाले ने मुझे नहीं देखा। दूसरी तरफ जंगलों के अंदर हम एक सर्च टीम को देखते हैं जो जहाज के मलबे को ढूंढ रही है। ये जहाज का मलबा 7 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और जो लोग मरे हुए हैं उनकी लाश को लाया जाता है। केनिया यहाँ से हेलीकॉप्टर की मदद से एक जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे एक कामरेड है और वो उस कामरेड से आके मिलता है। उस कामरेड को ये बोलने लग जाता है कि तुम अपनी सेना के लोगों को उन जगहों पे छोड़ देना जहाँ पे जहाज का मलबा बिखरा पड़ा है और इस बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए। लेकिन कामरेड बोलता है कि ये काम तुम्हारा है, मेरा काम तो इतना है कि जो लोग मर चुके हैं मैं उनकी लाश को पूरे सम्मान के साथ दफनाऊं। हम लेरिसा की मॉम को देखते हैं जो एयरपोर्ट पे आ जाती है और वो यहाँ से अधिकारियों से पूछताछ करती है कि मेरे घर लेटर आया है, क्या मेरी बेटी ठीक है। लेकिन अधिकारी बोलते हैं कि इस बारे में हमें नहीं पता। तो लेरिसा की मॉम हर एक जगह पूछताछ करती है। लेरिसा की मॉम को यहाँ पे अधिकारियों से भी कोई जानकारी नहीं मिलती। वही हम लेरिसा को देखते हैं जो जंगलों के अंदर है। उसे पता चल जाता है अब तो मुझे अकेले ही यहाँ पे सर्वाइव करना होगा। तभी वो अपने जहाज के मलबे के पास में यहाँ पे एक तेंदुए को देख लेती है। उसे देख के वो डर जाती है। ये तेंदुआ भी यहाँ पे लेरिसा को देख लेता है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है। लेकिन आसमान में एक हेलीकॉप्टर मंडरा रहा है, उस वजह से उसके शोर से वो तेंदुआ वहाँ से भाग जाता है। इस तरह से लेरिसा की जान इस तेंदुए से बच जाती है। लेरिसा एक जगह बैठ जाती है, वो खुद को शांत करती है। उसे ये पता चल जाता है कि हम लोग ईस्ट की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब मैं यहाँ पे गिर चुकी हूँ तो मुझे नहीं पता कि मेरी डायरेक्शन कौन सी है। इसीलिए वो दिशा का पता लगाने के लिए एक सुई को अपने कपड़े से रगड़ती है और पानी के ऊपर पत्ते पे रख देती है और इस सुई का नुकीला हिस्सा नॉर्थ पोल की तरफ इशारा कर देता है। इससे उसे ये तो पता चल ही जाता है कि उस तरफ नॉर्थ है। वो नदी के पास में से थोड़ा पानी इकट्ठा करती है और इस जंगल से बाहर निकलने का फैसला कर लेती है और वो बस धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है। उसके पैर पे भी काफी ज्यादा चोट लगी हुई है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। वो दलदली इलाके तक पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ से भी आगे बढ़ने लगती है तो वो उस दलदल में फंसने लगती है। लेकिन वो फाइनली किसी तरह करके एक पेड़ की टहनी को पकड़ के इस दलदल से अपने आप को निकाल लेती है। तब तक हम केनियाज नाम के उस ऑफिसर को देखते हैं जो यहाँ से एयरप्लेन की कंट्रोलर वालों के पास में जाता है और उन लोगों को बोलता है कि ये सब तुम्हारी गलती है। तो वो लोग बताते हैं कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो रोज हमारे रूटीन के हिसाब से चल रहे थे। जो मिलिट्री वाले हैं उन्हें हमें जानकारी देनी चाहिए थी कि उनका फाइटर जेट इसी तरफ से आ रहा है। अगर वो हमें कोई जानकारी ही नहीं देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि उनका प्लेन कहाँ से उड़ रहा है, उसका पति कहाँ है, यह भी उसे पता नहीं था। इन सब ख्यालों के बीच उसके दिमाग में अपने पति के साथ बिताए खुशहाल पल घूमने लगे जो उसे जीने की एक नई वजह दे रहे थे। उसने हार मानने से इनकार कर दिया और एक बार फिर अपनी आखिरी ताकत बटोरकर उस खड़ी चढ़ाई को पार करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन तभी उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक खतरनाक बाघ लेटा हुआ था। उसकी सांसें रुक गईं और वह धीरे से वहाँ से खिसकने की कोशिश करने लगी, लेकिन बाघ ने अचानक उसकी तरफ देखा और अब औरत को वहाँ से भागना पड़ा। बाघ उसके पीछे तेजी से दौड़ रहा था और औरत का घाव फिर से खुल गया था, लेकिन उसे किसी भी तरह से बाघ से बचना था। जैसे जैसे दोनों के बीच की दूरी कम हो रही थी, अचानक औरत का पैर एक गहरे गड्ढे में फिसल गया और वह उसमें गिर गई। बाघ गड्ढे के किनारे पर पहुंचा, लेकिन उसे वहां छोड़कर चला गया। औरत ने राहत की सांस ली और खुद को संभाल कर फिर से आगे बढ़ी। रास्ते में कई खतरनाक पहाड़ियां और मुश्किलें आईं, लेकिन उसने सभी को पार किया। अंत में उसने एक ऊंचाई से नीचे देखा और खुशी से चिल्लाई क्योंकि वहाँ नीचे उसका प्लेन दिख रहा था। लेकिन जब वह वहाँ पहुंची तो पता चला कि प्लेन नदी के दूसरी तरफ था। अपने पति को ढूंढने के लिए वह हिम्मत जुटाकर ठंडे पानी में उतर गई, लेकिन नदी का तेज बहाव उसे अपने साथ बहा ले गया और वह बर्फीले पानी में जकड़ गई। वह जैसे तैसे एक बड़े पत्थर को पकड़कर खुद को बचाने में कामयाब हुई, लेकिन जब वह प्लेन के मलबे तक पहुंची तो वहाँ कुछ और देखने को मिला। जंगल में औरत अपने पति को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे सिर्फ एक सड़ी गली लाश मिली। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो उल्टी करने से खुद को बड़ी मुश्किल से रोक पाई। तभी उसकी किस्मत से उसे एक सिग्नल गन मिली और उसमें 2 गोलियां थीं।
बिना ज्यादा सोचे कांपते हुए उसने आसमान की ओर गोली चला दी, लेकिन जंगल में कोई जवाब नहीं आया। उसे अब एहसास हुआ कि उसे और ऊंची जगह पर जाना पड़ेगा। आखिरी गोली के साथ वो पहाड़ी की तरफ बढ़ी। ठंड और भीग चुके कपड़ों ने उसकी हालत और खराब कर दी थी, जिससे उसे एक पेड़ के पास रुककर आराम करना पड़ा। पर ठंड ने उसे अंदर तक जकड़ लिया और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। हम लेरिसा के पेरेंट्स को देखते हैं जो बहुत ज्यादा दुखी हैं। उन्हें कोई भी पूरी बात बताने को तैयार नहीं है। लेरिसा आपिता बोलता है कि जो कॉमरेड है वो मेरी जान पहचान का है और मुझे उससे बात करनी होगी कि वही मुझे पूरी बात को बता सकता है। इसीलिए ये लोग गाड़ी लेके कॉमरेड से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन आगे नाकाबंदी होती है। किन लोगों को आगे नहीं जाने दिया जाता, लेकिन ये लोग नाकेबंदी को तोड़ देते हैं और यहाँ से कॉमरेड ये दर पे पहुंच जाते हैं और कॉमरेड को बोलने लग जाते हैं कि आखिर हुआ क्या है, आप हमें पूरी सच्चाई बता सकते हो, हम किसी को नहीं बताएंगे। तो कॉमरेड बताता है कि जिस प्लेन के अंदर तुम्हारी बेटी गई थी वो प्लेन एक्सीडेंट हो चुका है। बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन हमें अभी भी पता है कि कुछ लोग जिंदा हो सकते हैं और हम उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने इस बात को सीक्रेट रखा हुआ है। यहाँ पे केनियास नाम का ऑफिसर भी है। वो ये बोलने लग जाता है कि तुम लोग सिविलियन हो और हम तुम्हें ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पे लेरिसा की मॉम रोने लग जाती है। वो यहाँ पे केनियास को बोलती है कि तुम्हारी भी तो कोई बेटी या बेटा होगा, तुम भी तो उसे मिस करते होगे, इसीलिए खुद को हमारी जगह पे रख के देख लो। बस किसी तरह करके हमारे बच्चों को ढूंढ दो, क्योंकि वो दोनों हनीमून मनाने के लिए गए थे। तो केनियास बोलता है कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन तब तक तुम दोनों को शांति रहना होगा। अब केनियास यहाँ पे कॉमरेड से मिलता है। कॉमरेड बोलने लग जाता है ये आदमी मेरे स्कूल का दोस्त है, उस वजह से मैं इसकी मदद कर रहा हूँ। तो केनियास बोलने लग जाता है कि जब मैं क्रैश साइट पे गया था तब जंगल के अंदर मैंने एक लड़की को भी देखा था। तो कॉमरेड बोलता है कि फिर तो हमें उस लड़की को ढूंढना चाहिए। इसीलिए ये लोग हेलीकॉप्टर को फिर से तैयार करते हैं और यहाँ से जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी उसकी नजर पेड़ पर टंगे एक बैग पर पड़ी जो उसके पति का था। बैग में उसके पति की बनाई कुछ तस्वीरें थी, जिसने उसकी उम्मीदें फिर से जगा दी। उसने अपने घावों को दोबारा बांधा और फिर अपने पति को ढूंढने की यात्रा पर निकल पड़ी। उसके अंदाजे सही थे। गड्ढे के अंदर विलामीदिर की बॉडी पड़ी थी और वो इस गड्ढे में नीचे उतर जाती है। हालांकि विलामीदिर तो मर चुका है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि विलामीदिर जिंदा है और उसे ये बोल रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ में रहूंगा, बस तुम्हें किसी तरह यहाँ से निकलना होगा। तो लेरिसा बोलने लग जाती है कि आगे से तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना, तुमने मेरा हाथ थामा था और आज मैं तुम्हारा हाथ थामती हूँ। और वो यही पे विलामीदिर की बाहों में पड़ी रहती है। हम हेलीकॉप्टर को देखते हैं जो इसी जंगलों में आ रहा था और वो उस लोकेशन पे लैंड कर जाता है जहाँ पे उन्होंने आखिरी बार उस लड़की को देखा था, यानी लेरिसा को देखा था। अब लेरिसा वो हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देने लग जाती है। उसे पता चल जाता है कि मुझे यहाँ से निकलना होगा, इसीलिए वो गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन बारिश बहुत हो रही थी, उस वजह से वो बार बार फिसल जाती है। वो गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाती और बाकी के हेलीकॉप्टर में जो लोग आए थे वो लेरिसा को ही ढूंढ रहे हैं। लेरिसा भी किसी तरह करके उस गड्ढे से बाहर निकल आती है और वो उस बैग को देखती है जिसके अंदर उसने फ्लेयर गन को रखा था और वो इस फ्लेयर गन को चला देती है। इस फ्लेयर गन को बाकी लोग देख लेते हैं पर वो सीधे ही लेरिसा के पास में पहुंच जाते हैं। वो इस तरह से लेरिसा की जान बच पाती है। यह असल घटनाओं पर आधारित ये घटना 1981 में हुई थी, जब सोवियत संघ का एक रणनीतिक बम वर्षक विमान और एक यात्री विमान आसमान में टकरा गए। इस दुर्घटना में 38 लोगों में से 37 की मौत हो गई थी और वह महिला एकमात्र जीवित बची थी। लेकिन इस घटना से सेना की छवि पर असर न पड़े, इसलिए इसे वर्षों तक गोपनीय रखा गया। ये